पिछले वीडियो में हम लोग एंजाइम के बारे में सीखे थे, उसके 2 फैक्टर सीखे थे, लेकिन 4 फैक्टर होते हैं। उसमें से 2 फैक्टर बचा हुआ है, एक है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और एक है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों चीज़ सीखने से पहले हमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको सीखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सीखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं, यहाँ पर दिखेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। इसको समझाने के लिए 2 मेथड है, एक है लॉक एंड की मेथड और दूसरा है इसमें दूसरा है क्या नाम, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म या फिर थ्योरी। ओके, इंड्यूस्ड फिट एक्टिवेशन कहते हैं इसको। तो अब ये जो चीज़ है ये दोनों अगर सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग सीख पाएंगे और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी सीख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये लॉक एंड की मेथड। तो लॉक एंड की मेथड में ये कहा जाता है कि एंजाइम को लॉक मान लो, एंजाइम इज इक्वल टू लॉक, और सबस्ट्रेट को आप की मान लो। एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। एंजाइम सपोज कर लेते हैं वर्कर है, और ये वर्कर इस सबस्ट्रेट यानी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम वर्कर है और ये सबस्ट्रेट क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसका बाद में कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा यानी वर्कर करेगा। क्या बात क्लियर हो रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट पर्टिकुलर जगह पे जाके चिपकता कैसे है, तो जैसे कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे ही यहां पर लॉक एंड की मैकेनिज्म है। तो इसमें होता क्या है, अगर एंजाइम को अगर आप देखोगे तो ये एक लॉक की तरह है। ओके, सपोज करते हैं दिस इज लॉक, और ये क्या है, ये एंजाइम है बराबर। सबस्ट्रेट इसके की तरह बना रहेगा, जो कि उसमें जाके फिट हो सकता है। ओके, तो ये की है, की यानी सबस्ट्रेट, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, और फिट होने के बाद में क्या बना लेते हैं, यहां पर ये या कैसे फिट हो जाएगा। ओके, और ये जो चीज बनी इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर कुछ देर के बाद इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये इसके बाद क्या देगा, इसके बाद आपको देगा ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब आपको मिलेगा उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस आया रहेगा, ऐसे। अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्लस एंजाइम अभी पीछे फिर से वैसे छूट जाएगा, ये रहा एंजाइम एज इट इज, जैसे था वैसे रह गया, तो वो एंजाइम है। फिर से देखो, इसमें लॉक कौन है, लॉक एंजाइम है, सबस्ट्रेट की है, और ये दोनों जब मिले तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलते ही फिर ये प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बनने के बाद में इधर एंजाइम फिर से छूट गया दूसरा काम करने के लिए, यानी ये फिर से अब रॉ मटेरियल ढूंढ रहा है। रॉ मटेरियल जब इसका मिल जाएगा फिर से प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, यहां तक बात अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये था पहला मेथड, लॉक एंड की मेथड, ये समझाने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, उसके बाद है इंड्यूस फिट थ्योरी। उसका क्या कहने का मतलब है, उसका कहने का मतलब ये है कि सपोज करते हैं ये कोई एंजाइम है। ओके, वो एंजाइम है ये वाला, और ये एंजाइम अभी इनएक्टिव है। अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव कोई करेगा। कौन करेगा इसको एक्टिव, तो कहते हैं कि जब इसके पास
इसके पास सबस्ट्रेट आएगा तब ये खुद अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आएगा और खुद इंड्यूस हो जाएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। तो सपोज करते हैं यहां पर मैं एक बनाया सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट हो गया और ये एंजाइम हो गया, ये इसके नजदीक में आया। जब ये इसके नजदीक में आएगा तब ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। पहले फिट होने लायक कुछ है ही नहीं, यहां पर लॉक एंड की जैसा है ही नहीं कुछ। जैसे ये इसके करीब में आया तो इसको इंड्यूस कर देगा, तो इसके अंदर अब स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया कि यानी कि ये पहले जो यहां पर ऐसे हुआ करता था अब ये ऐसे हो गया। अब इसके अंदर ये सबस्ट्रेट फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम फिर से क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या है, अगर आपको जानना है तो एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर यहां पर मैंने करंट दूं, रियल करंट, ओके, यहां पर कोई करंट है, यहां पर करंट है और ये यहां पर एक कॉइल बनी है, इस कॉइल के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दूसरी कॉइल आ जाए, ओके, और इस कॉइल में मैंने कोई करंट नहीं दिया है, तो इस कॉइल के अंदर भी करंट जनरेट होएगा और अगर इसके अंदर आप बल्ब लगाते हो तो ये बल्ब भी जल उठेगा और ये ग्लो करेगा। ओके, तो ये जो चीज हुई बिना कांटेक्ट का हुआ, यानी कि ये करंट मतलब करंट जब एक कॉइल के थ्रू पास होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यही इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग दूसरी कॉइल लेके आ जाते हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं और ये भी इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस यानी कि इसने इसको इंड्यूस किया, इंडक्शन। वो जैसे यहां पर सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया, वैसे यहां पर ये वाला। क्या बात समझ में आ गया है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडक्शन का मतलब अगर आपको समझ में आ चुका है तो ओके। अब फिर से देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ने इसको इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के बाद में एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद में सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट बैठ गया। फिट बैठने के बाद में अब क्या होगा, फिर से अब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर ये फिट नहीं बैठेगा, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। ओके, ये दो प्रोडक्ट है और ये एंजाइम फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे था पहले, जैसे ये था वैसे हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? तो ये फिर से अब काम करने के लिए रेडी हो गया और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल यही है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओके, अगर ये बात क्लियर हो चुका है तब हम लोग अब ये पढ़ सकते हैं, क्या नाम इसका, जो फैक्टर दो बचे हुए, दो फैक्टर कौन कौन से बचे हुए हैं, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या होगा और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो क्या होगा, उसका ग्राफ बचा हुआ है। हम लोग को ग्राफ सीखना जरूरी है। ओके, ओके, एक ग्राफ देखो जरा। यहां पर अगर मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं कि एंजाइम बढ़ाते जाऊं, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर मैं टाइम लिखूंगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। जरा ध्यान देना, ये फैक्टर क्या कहता है, ये फैक्टर तीसरा फैक्टर है। ओके, ये कहता है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, एक मिनट, वहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहने का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एक बार फिर से
ओके, अगर इसको आर मान ले और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये साइन होता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का। तो मैं कह रहा हूं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन समझने वाली क्या बात है कि अगर मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पर मैं लिखूं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर मैं लिखूं स्क्वायर रूट, और यहां पर अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन सपोज करते हैं मैंने 1 लिया, तो सब स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना आएगा 1। और अगर मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन 4 लिया तो यहां पर रिएक्शन कितना आएगा, और स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, और यहां पर रेट ऑफ क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 2। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, ना कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। क्या बात क्लियर हुआ? यहां पर अगर मैं 9 लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 3, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 3। क्या बात क्लियर हो रही है? क्योंकि यहां पर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मैंने 9 लिया है, तो यहां पर इसको स्क्वायर रूट भी तो लेना है। स्क्वायर रूट किसके बराबर हो जाएगा 3 और 3 के। क्या बात क्लियर हो गया? अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आपको बुक में क्या दिखाया होगा कि जब एंजाइम 0 था तो भी रिएक्शन हो रही थी। एंजाइम 0 है, ये लाइन को मैं बता रहा हूं, 0 एंजाइम, यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, 0 एंजाइम है, तो भी रिएक्शन हो रही है, तो भी प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत समय लग गया, प्रोडक्ट इतना ही बना। लेकिन जैसे हमने एंजाइम बढ़ाया, ओके, थोड़ा सा एंजाइम बढ़ाया, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1x एंजाइम, तो ये प्रोडक्ट देखो इतना गुना बढ़ गया। और अगर मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो 2x हो जाएगा, 2x एंजाइम। ओके, और एंजाइम बढ़ाऊं तो प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से जा रहा है, अभी 3x हो गया, 3x एंजाइम। बहुत सिंपल ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपको बस ध्यान क्या रखना है एग्जाम के लिए, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये साइन किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बराबर। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चौथा फैक्टर हमारा बचा हुआ है जिसमें हम लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। जब सबस्ट्रेट बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती या नहीं बढ़ती है, ये भी हमें ध्यान देना है। ओके, अगर हम लोग इंड्यूस फीड थ्योरी को माने तो जितने ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा इंड्यूस होगा वो काम करने के लिए। ओके, यहां पर मैं टाइम लिखूं और यहां पर मैं प्रोडक्ट लिखूं, तो जरा ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मिनट, यहां सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टाइम नहीं। मैं जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा प्रोडक्ट उतना बढ़ना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे एंजाइम एक्टिविटी। अब जरा देखो, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जिसको हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी कह सकते हो, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, अब जरा सोचो, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन दोनों एक ही चीज है, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। अभी थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इसको मैं मिटाऊंगा, आप बस इतना ध्यान देना कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम या फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन सब एक ही चीज है। मैं यहां पर अब सिर्फ लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, तो भी आप समझ लेना कि मैं तीनों चीज बात कर रहा हूं। ओके, यहां पर V लिख दे रहा हूं, V फॉर वेलोसिटी, और इधर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखो, जब तक सबस्ट्रेट नहीं आता है तब तक एंजाइम इंड्यूस ही नहीं होता है, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी 0। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सबस्ट्रेट लेके आया, तो सबस्ट्रेट लाते ही एंजाइम और काम करना चालू किया, फिर और सबस्ट्रेट लेके आया
तो एंजाइम और काम करना चालू किया, तो ये सबस्ट्रेट और लेके आया तो एंजाइम और काम करना चालू किया, सबस्ट्रेट और लेके आया तो एंजाइम और काम करना चालू करेंगे। लेकिन मान लेते हैं एक टाइम के आने के बाद में ये इंड्यूस होना रुक जाएगा। क्यों इंड्यूस होना रुक जाएगा? क्योंकि उतने एंजाइम ही नहीं है। 100 करते हैं 100 वर्कर हैं, अपने 100 वर्कर यानी 100 मशीन है सपोज करते हैं, तो 100 मशीन को आपने काम करने पे पहले लगा दिया है, तो 100 सबस्ट्रेट लेके आए। तो जरा ध्यान सुनना, 100 वर्कर और 100 सबस्ट्रेट लेके आ गए उसी टाइम पे, सेम टाइम पे 100 सबस्ट्रेट। तो अब तो ये पूरा का पूरा वर्कर बिजी है। अगर ये पूरा वर्कर बिजी है, जब तक ये वर्कर खाली नहीं होते तो आप कितना भी इसको दे डालो, 120 सबस्ट्रेट दे डालो तो भी कितना रहेंगे? 100 वर्कर हैं, तो 100 वर्कर है तो प्रोडक्ट भी कितना देंगे? उतना ही देंगे जितना पहले दे रहे थे। इसलिए ये ग्राफ पहले से सीधा जाता है, सीधा जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? वर्कर कांस्टेंट है। अगर वर्कर कांस्टेंट है तो सबस्ट्रेट आप कितना भी बढ़ा लो, ये जाते जाते फ्लैट लाइन आ जाएगी यहाँ पर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आके रुक जाएगा। अच्छा, तब हम लोग वर्कर की कैपेसिटी को पता कर लेंगे, या फिर रेट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पता कर लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां पर फिर हम दिखाएंगे वी मैक्स। क्या दिखाएंगे? वी मैक्स। वी मैक्स वो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है जहां पर ये सबसे ज्यादा काम कर पा रहे हैं वर्कर्स, यानी कि एंजाइम्स। ओके, और यहां पर आपको एक चीज और याद रखना है, के एम वैल्यू। व्हाट इज के एम वैल्यू? कि कितना सबस्ट्रेट दिया मैंने कि ये हाफ पे आ गया था। जरा ध्यान देना है, क्योंकि वी मैक्स का आधा होता है हाफ वी मैक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ वी मैक्स। तो हाफ वी मैक्स के लिए कितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लगा था? तो देख रहे हो आप, बहुत कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लगा था। जितना ज़्यादा लोअर के एम, समझ लेना, मतलब के एम वैल्यू अगर बहुत कम हो रही तो इसका मतलब एंजाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंजाइम इतना अच्छा है कि बहुत बढ़िया काम करना चालू कर दे रहा है, क्योंकि इतने एंजाइम में ही वो हाफ काम कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केएम जितना ज्यादा कम लव उतना ज्यादा। ओके, किसके प्रति? सबस्ट्रेट के प्रति लव उतना ज्यादा। ओके, तो प्रोडक्ट भी उतना तेज बनेगा। अच्छा, लव ज्यादा यानी कि एफिनिटी ज्यादा। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो एफिनिटी है, अगर केएम वैल्यू कम रहे तो इसका मतलब यह है कि ये लोगों की अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर इसकी वेलोसिटी हाफ हो जा रही है, इसका मतलब यही है कि एक इतने कम वैल्यू पे ही अगर वो हाफ हो जा रहा है, इतने कम वैल्यू पे ही अगर वो हाफ हो जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि एफिनिटी एंजाइम की बहुत ज़्यादा है। तो केएम वैल्यू कम, हाफ पे यहीं पर अगर आ गया ये, एक मिनट यहाँ पर, ओके यहाँ पर आया, तो ये इतने कम केएम में ही, यानी कि कम सबस्ट्रेट में ही ये काम करना चालू कर दिया है। ओके, आपको बस इतना ध्यान देना है कि केएम क्या है। केएम अगर कम रहे तो समझ लेना कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे उसने हाफ वी मैक्स दे दिया है। हाफ वी मैक्स दे दिया तो इसका मतलब यह है कि वो उतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा चिपक के काम कर रहा है। लो केएम, लव ज़्यादा एंड हाई एफिनिटी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। 4 फैक्टर हो गए, ये चौथा फैक्टर था। चौथा फैक्टर का नाम क्या था? हम लोग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ओके,